आज के समय में अपना खुद का घर बनाना हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन घर बनाना जितना एक्साइटिंग लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की प्रोसेस भी होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिर्फ ईंट, सीमेंट और रेत जोड़ने का काम नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉपर प्लानिंग, टेक्निकल नॉलेज और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन का परफेक्ट प्रोसेस है। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के किसी भी स्टेज पर छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसका असर पूरे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और फ्यूचर मेंटेनेंस पर पड़ता है। लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी चैनल पर हमारा मकसद यही है कि हाउस ओनर्स, स्टूडेंट्स और बिगिनर्स को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की पूरी जानकारी ग्राउंड रियलिटी के साथ दी जाए, ताकि वो कंस्ट्रक्शन के समय सही डिसीजन ले सके और किसी के बहकावे में ना आए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है और एक घर की शुरुआत से लेकर फाइनल फिनिशिंग तक कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की शुरुआत जो होती है वो किसी भी साइट पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। सबसे पहला स्टेप होता है लैंड सिलेक्शन एंड साइट एनालिसिस। प्लॉट खरीदने से पहले यह देखना जरूरी होता है कि लैंड रेसिडेंशियल यूज के लिए अप्रूव्ड है या नहीं, प्लॉट पे किसी तरीके का लीगल इश्यू तो नहीं है और आसपास बेसिक फैसिलिटीज जैसे रोड, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं। उसके साथ साथ साइट की सॉइल कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अलग अलग सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है और उसी के हिसाब से फाउंडेशन को डिजाइन किया जाता है। अगर सॉइल वीक है और बिना टेस्टिंग के कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए तो भविष्य में सेटलमेंट और क्रैक्स की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। साइट सिलेक्शन के बाद अगला स्टेप होता है आर्किटेक्चर प्लानिंग और डिजाइन का। इस स्टेज पर जो आर्किटेक्ट होते हैं वो हाउस ओनर्स की रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, जैसे कि कितना बेडरूम चाहिए, लिविंग एरिया कितना बड़ा होगा, वेंटिलेशन कैसी चाहिए, वास्तु कंसिडरेशन आपकी क्या है या चाहिए या नहीं, और फ्यूचर एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी हो या नहीं, यानी कि इन फ्यूचर आप इस बिल्डिंग को 1 फ्लोर से 2 फ्लोर बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में फ्लोर प्लान, एलिवेशन और सेक्शन तैयार किए जाते हैं। यहीं पर रूम साइज, डोर विंडो पोजीशन और सर्कुलेशन क्या रहेगा वो सब तय किया जाता है। एक अच्छी प्लानिंग न सिर्फ घर को कंफर्टेबल बनाती है बल्कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भी कंट्रोल में रखती है। अब इस आर्किटेक्चर प्लानिंग के बाद स्ट्रक्चरल डिजाइन की बारी आती है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल्डिंग का लोड कैलकुलेशन करता है, जैसे डेड लोड, लाइव लोड और विंड या सेस्मिक लोड। इसके आधार पर फाउंडेशन टाइप, कॉलम साइज, बीम साइज और स्लैब थिकनेस डिजाइन की जाती है। इंडिया जैसे अर्थक्वेक प्रोन कंट्री में स्ट्रक्चरल डिजाइन का सही होना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रक्चरल डिजाइन गलत हुआ तो बिल्डिंग भले देखने में अच्छी होगी बाहर से, लेकिन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कमजोर साबित हो सकती है। अब यहाँ पे हमारा डिजाइन फाइनल हो जाता है और फाइनल होने के बाद अगला स्टेप होता है अप्रूवल और परमिशन का। लोकल म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी से बिल्डिंग प्लान अप्रूवल लेना बहुत जरूरी होता है। इसमें सेटबैक्स, FAR, हाइट रेस्ट्रिक्शन और लोकल बायलॉज फॉलो किए जाते हैं। बिना अप्रूवल कंस्ट्रक्शन शुरू करना इलीगल होता है और भविष्य में डेमोलिशन या पेनल्टी का भी रिस्क रहता है। इसलिए अप्रूवल स्टेज को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब ये सारे अप्रूवल मिलने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर काम जो है वो शुरू होता है। सबसे पहले ऑन साइट एक्टिविटी होता है, लाइक साइट क्लीनिंग एंड लेआउट मार्किंग। साइट क्लीनिंग में प्लॉट से अनवांटेड ट्रीज, बुशेज, डेब्रीज और ओल्ड स्ट्रक्चर्स हटाए जाते हैं। इसके बाद ब्लॉक लेआउट की मार्किंग की जाती है, जिसमें ड्राइंग के अनुसार बिल्डिंग का आउटलाइन जमीन पर मार्क किया जाता है। प्रॉपर लेआउट मार्किंग बहुत जरूरी होती है क्योंकि यही फाउंडेशन और वॉल्स की पोजीशन को तय करती है। एक छोटी सी मार्किंग मिस्टेक्स आगे चलकर पूरे बिल्डिंग अलाइनमेंट को बिगाड़ सकती है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेआउट मार्किंग के बाद एक्सकावेशन का काम शुरू होता है। एक्सकावेशन का मतलब है फाउंडेशन के लिए जमीन खोदना। एक्सकावेशन की डेप्थ जो होती है वो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी और स्ट्रक्चरल डिजाइन पर डिपेंड करती है। एक्सकावेशन करते समय ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि जिस पीट के लिए हम लोग खुदाई कर रहे हैं उसकी विड्थ और डेप्थ ड्राइंग के अनुसार ही हो और साइट कोलैप्स ना हो, यानी कि ड्राइंग में जो दी हुई है उसके बाद आदमियों को काम करने के लिए जो एक्स्ट्रा विड्थ चाहिए होता है उससे ज्यादा ना हो, वरना बेवक्त आपका यहाँ पे पैसा खर्च होने वाला है। एक्सकावेशन के दौरान निकली हुई मिट्टी को सेफ जगह पर स्टोर किया जाता है ताकि बाद में बैकफिलिंग में यूज किया जा सके। अब एक्सकावेशन के बाद फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। फाउंडेशन किसी भी बिल्डिंग की बेस होती है और पूरी बिल्डिंग का लोड फाउंडेशन के जरिए ही जमीन में ट्रांसफर होता है। फाउंडेशन में सबसे पहले PCC यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट डाली जाती है, जिससे फाउंडेशन के लिए एक परफेक्ट लेवल बेस सरफेस मिलता है।
और इस बेस की वजह से रेनफोर्समेंट जो होती है फाउंडेशन की, वो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आता। अब ये पीसीसी कास्टिंग करने के बाद जो फुटिंग होती है उसकी रेनफोर्समेंट और शटरिंग का काम होता है। अब यहाँ पे जो सरिया हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अनुसार कटिंग, बेंडिंग और प्लेसिंग की जाती है। इसके बाद कंक्रीट पोर किया जाता है। इन सब के दौरान फाउंडेशन कंक्रीट की क्वालिटी, मिक्स प्रोपोर्शन और क्यूरिंग पर स्पेशल ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाउंडेशन में मिस्टेक का मतलब फ्यूचर में अपने पूरे घर को रिस्क में डालने जैसा हो जाता है। अब फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद कॉलम का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। कॉलम्स वर्टिकल मेंबर होते हैं जो बिल्डिंग का लोड फाउंडेशन तक पहुंचाता है। कॉलम रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अनुसार होता है और इसकी शटरिंग प्रॉपर्ली अलाइंड और प्लम में होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर वर्टिकल होनी चाहिए। कॉलम कास्टिंग के समय प्रॉपर वाइब्रेशन जरूरी है ताकि कंक्रीट में वॉइड्स ना रहे, खोखलापन ना रहे। कॉलम कास्टिंग के बाद कॉलम की क्यूरिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्यूरिंग से ही कॉलम की कंक्रीट का जो पूरा स्ट्रेंथ है वो उसको मिलता है। कॉलम कंस्ट्रक्शन के बाद प्लिंथ बीम का काम यहाँ पे शुरू होता है। अब ये जो प्लिंथ बीम है ये आपके रोड लेवल से 2.5 से 3 फीट ऊपर दी जाती है और ये बिल्डिंग को यूनिफॉर्म सपोर्ट भी देती है और पूरे कॉलम को बांध के रखती है। प्लिंथ बीम के बाद बैक फिलिंग का काम शुरू होता है। एक्सकवेशन से निकली हुई मिट्टी को लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि फ्यूचर सेटलमेंट ना हो। प्रॉपर कॉम्पैक्शन बहुत जरूरी होती है, खासकर ग्राउंड फ्लोर स्लैब के लिए। बैक फिलिंग के बाद ग्राउंड फ्लोर स्लैब यानी प्लिंथ लेवल स्लैब या फ्लोर स्लैब का काम शुरू हो जाता है। इसमें सैंड फिलिंग, पीसीसी और स्लैब रेनफोर्समेंट का काम शुरू किया जाता है। स्लैब कास्टिंग के समय प्रॉपर शटरिंग, रेनफोर्समेंट प्लेसमेंट और कंक्रीट क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर उस स्लैब की क्यूरिंग कम से कम 7 से 14 दिन तक करनी बहुत जरूरी है ताकि स्लैब अपनी डिजाइंड स्ट्रेंथ, यानी कि जिस कंक्रीट ग्रेड के लिए उसको डिजाइन किया गया है वो उसको प्रॉपर्ली अचीव कर सके। स्लैब के बाद सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, जिसमें ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क किया जाता है। अब इस ब्रिक वर्क में ब्रिक्स को प्रॉपर सोकिंग के बाद, पानी में सोक करने के बाद सीमेंट मोटर से लगाया जाता है। वॉल की थिकनेस, जॉइंट थिकनेस, लेआउट और अलाइनमेंट ड्राइंग के अनुसार ही होना चाहिए। ब्रिकवर्क के दौरान ही डोर और विंडो की ओपनिंग्स जो है वो छोड़ी जाती है और उसी वक्त हम लोग फ्रेम को भी फिक्स कर देते हैं। फिर लिंटल लेवल पर लिंटल बीम या आरसीसी बैंड दी जाती है, जिससे वॉल लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है और क्रैक्स कम हो जाते हैं। ब्रिकवर्क के साथ साथ इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग सर्विसेज की प्लानिंग भी चलती रहती है। कंसील्ड वायरिंग और कंसील्ड प्लम्बिंग के लिए वॉल चेसिंग की जाती है। इस स्टेज पर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है इन सारे कामों में, क्योंकि बाद में ब्रेकिंग करने से वॉल की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है और फिनिशिंग देखने में भी खराब लगता है। अब यहाँ पे ब्रिकवर्क जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसके ऊपर की बीम और स्लैब कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, अगर आपका लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है तो। वरना आप पहले कॉलम, बीम, स्लैब सारा कास्ट कर सकते हैं और बाद में ब्रिकवर्क का काम कर सकते हैं। बीम रेनफोर्समेंट, स्लैब रेनफोर्समेंट और शटरिंग हमेशा स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अनुसार ही होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद स्लैब की कास्टिंग होती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक्टिविटी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्लम्बिंग की स्लीव, इलेक्ट्रिकल की पॉइंट्स वगैरह, पाइप वगैरह, कंडक्ट वगैरह ये सिर्फ सही से छोड़े गए हों, बाद में इसमें कटिंग वटिंग करना ना पड़ जाए आपको। और इसमें कंक्रीट पोर कंटिन्यूअस होना चाहिए, कोई ब्रेक ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर प्रॉपर वाइब्रेशन और लेवलिंग करना बहुत जरूरी है। स्लैब कास्टिंग के बाद क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्यूरिंग के बिना कंक्रीट अपनी फुल स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाता। अब स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है प्लास्टरिंग का। प्लास्टरिंग वॉल्स को स्मूथ फिनिश देता है और ब्रिक्स को वेदर इफेक्ट से भी प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल प्लास्टर और एक्सटर्नल प्लास्टर में थिकनेस और मॉर्टर प्रोपोर्शन अलग अलग होती है, इसका आप लोग को ध्यान रखना है। एक्सटर्नल प्लास्टर में वाटरप्रूफिंग कंपाउंड ऐड करना बिल्कुल रिकमेंडेड है, इसको बिल्कुल भी ना भूलें अभी के वक्त में। प्लास्टरिंग के बाद प्रॉपर क्यूरिंग बहुत जरूरी होती है ताकि प्लास्टर में हेयर क्रैक्स की आने की संभावना बहुत कम हो जाए। अब प्लास्टरिंग के बाद फ्लोरिंग का काम शुरू होता है। फ्लोरिंग में टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट या विट्रीफाइड टाइल्स लगाए जाते हैं। फ्लोरिंग से पहले लेवल चेकिंग और स्लोप करेक्शन करना बहुत जरूरी है, खासकर बाथरूम और बैल्कनीज में, जहां पे पानी जमने की समस्या हमेशा रहती है। अब फ्लोरिंग के बाद डोर्स और विंडोज की इंस्टॉलेशन की जाती है। डोर फ्रेम और विंडो फ्रेम पहले ही फिक्स्ड होते हैं और शटर बाद में लगाए जाते हैं। प्रॉपर अलाइनमेंट और गैप मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है ताकि डोर स्मूथली ऑपरेट हो सके। इसके बाद पेंटिंग का काम आता है। पेंटिंग से पहले वॉल सरफेस प्रिपरेशन, फिर पुट्टी और प्राइमर लगाए जाते हैं। एक्सटर्नल पेंट हमेशा वेदर रेजिस्टेंट होना चाहिए और इंटरनल पेंट हाउस ओनर की चॉइसेस पर डिपेंड करता है। अभी जो पेंटिंग का काम है ये फिनिशिंग स्टेज पर होती है,
इसलिए इसमें पेशेंस और क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। फाइनल स्टेज में इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स, सैनिटरी फिक्सिंग, किचन प्लेटफॉर्म, रेलिंग और अदर फिनिशिंग आइटम्स इंस्टॉल किए जाते हैं। फाइनल इंस्पेक्शन में ये चेक किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन के अनुसार सब चीज़ सही है या नहीं। वाटर लीकेज टेस्ट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टेस्ट और प्लम्बिंग टेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का आखिरी स्टेप होता है हैंडओवर और मेंटेनेंस प्लानिंग। हाउस ओनर को कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, मटेरियल डिटेल और मेंटेनेंस टिप्स देना बहुत जरूरी होता है ताकि फ्यूचर में बिल्डिंग की प्रॉपर वो केयर कर सके। और अंत में यही कहा जा सकता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है और हर स्टेप्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। किसी भी स्टेप को स्किप करना या कॉम्प्रोमाइज करना फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर हाउस ओनर बेसिक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस समझता है तो वो साइट पर होने वाली गलतियों को आसानी से पहचान सकता है और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इंश्योर कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सिविल इंजीनियरिंग और हाउस कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल जानकारी मिलती रहे। कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के किस स्टेज के बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन महसूस करते हैं ताकि हम वीडियो बना के आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकें। धन्यवाद।